हाँ बेटा, उसका क्लियर है ना? हाँ बेटा, देखिए अभी हम लोग एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें फंक्शन है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इसको हम लोगों को समझना है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है? जैसे ये मैथ्स में हमें पढ़ने की जरूरत क्यों है ये इस टॉपिक को? तो जैसे मान लीजिए कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई भी हम ऐसा काम करते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, उसमें हम लोग क्या हो, आगे की तरफ इंक्रीज करें। ठीक है, मतलब उसमें हमें कितना बेनिफिट हो रहा है, कितने फायदे हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, उसको कैलकुलेट करने के लिए ये मैथमेटिक्स में एक टॉपिक लिया गया है, जिसको हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के नाम से जानते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में कुछ ग्रोथ मिलती है, फिर स्टेबल हो जाती है, फिर ग्रोथ मिलती है, फिर स्टेबल हो जाती है। या कभी कभी क्या होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो डाउनफॉल में आते हैं, मतलब कि हमारा नुकसान होने लगता है। तो ये सारी चीजें किस तरीके से इक्वेट की जाती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसी चीज को हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। तो एक्चुअली में देखिए, ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जो फंक्शन है, इसका ग्राफ अगर हम देखेंगे तो ग्राफ हमें 4 टाइप से मिलेगा। 4 नहीं बल्कि 5 टाइप का ग्राफ हमें मिलेगा बेटा। यहाँ पे हमें 5 टाइप का ग्राफ मिलेगा। एक ऐसा ग्राफ मिलेगा जो इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। इंक्रीजिंग ग्राफ से क्या मतलब है? तो जैसे देखिए, पहले ग्राफ को ही डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसे कॉन्सेप्ट में आते हैं। सबसे पहला जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग का है। इंक्रीजिंग का मतलब ये रहता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपने वर्क शुरू किया, उसमें ग्रोथ मिला, इस तरह से ग्रोथ मिला, फिर कुछ टाइम के लिए स्टेबल हो गया, मतलब आगे नहीं बढ़ रहे हैं बट लॉस में नहीं जा रहे हैं, फिर इस तरीके से ऊपर जा रहे हैं। तो ये जो ग्राफ होगा, ये जो फंक्शन होगा, इस फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। ये जो है, ये फर्स्ट का है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। मतलब ये क्या हो रहा है कि डाउन तो नहीं हो रहा है, लेकिन स्लैक आ रहा है इसमें। मतलब ये हो रहा है कि स्टेबल हो जाता है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर स्टेबल हो जाता है। इस तरीके के फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। यहीं पे जब हम दूसरी बात करेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होगा कि यहाँ पे यदि कोई वर्क आपने किया, स्टार्ट किया, और वह हमेशा से बढ़ते ही जा रहा है, मतलब कि उसमें क्या हो रहा है, उसमें किसी प्रकार का कोई स्लैग नहीं आ रहा है, मतलब कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, और इस तरीके से ये बढ़ रहा है तो बढ़ते ही जा रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ होगा। ठीक है बेटा, मतलब इसमें ये डाउन नहीं, ये रुक नहीं रहा है, या अगर बढ़ना स्टार्ट हुआ तो इस तरीके से बढ़ते जा रहा है, इसलिए इसका नाम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया गया है। फिर उसके बाद जो थर्ड आता है वो आता है डिक्रीजिंग। थर्ड में हम लोग क्या बात करेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग, हाँ बेटा बोलो। ओके समझा रहा हूँ। यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपका कोई फंक्शन है y = f of x, कोई ये फंक्शन है, और इसका आपने ग्राफ बनाया। ग्राफ कुछ ऐसे दिख रहा है, यहाँ से बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे स्टेबल हो गया, मतलब यहाँ पे ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, फिर यहाँ से बढ़ना शुरू हो गया। तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है, इसको हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। लेकिन मान लीजिए यही ग्राफ अगर यहाँ पे आ गया y = f of x, और जब आपने इसका ग्राफ बनाया तो ये हमेशा बढ़ते हुए हर पॉइंट पे ये बढ़ रहा है, हर पॉइंट पे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे। ये सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा।
वैसे ही डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करेंगे तो डिक्रीजिंग फंक्शन कुछ ऐसा होता है। मान लीजिए कि आपका जो फंक्शन है ये इस तरीके से क्या हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है, ये ऐसे आया, फिर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए क्या हो गया, बिल्कुल स्टेबल हो गया, मतलब डाउन नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद से डाउनफॉल आ गया, मतलब ये कभी ऊपर नहीं जा रहा है, हमेशा क्या डाउन आ रहा है, लेकिन कभी कभी ये बिल्कुल स्टेबल भी हो जाता है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई तीनों? समीर हेलो, समीर है कि नहीं बेटा? हाँ बेटा, ये समझ में आ गया, ये तीन चीजें मैंने बताया, ये समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, सिंपल ग्राफ बता रहा हूँ अभी इसका, फिर मैं अभी कैसे क्वेश्चन करेंगे वो अलग से बताऊंगा मैं, ये मैं सिर्फ ग्राफ बता रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से चौथा जो है वो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जैसे यहाँ पे डिक्रीजिंग बताया, वैसे ही अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा, जैसे आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यदि फंक्शन है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर ग्राफ ये हमेशा जब डाउन होने लगा तो डाउन ही होते आया, या यहाँ पे बढ़ रहा था, यहाँ पे डाउन होने लगा था डाउन हुआ, यहाँ पे बढ़ रहा था बढ़ ही रहा था, यहाँ पे डाउन हो रहा था, लेकिन कभी कभी बीच में रुक भी रहा था। लेकिन जब यहाँ पे हमेशा ये डाउन हो रहा है तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। और अब एक जगह और ऐसा आता है, पांचवी पोजीशन, जिसमें ना ही तो बढ़ता है ना ही घटता है, मतलब उसको हम नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग के नाम से जानते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, नॉट डिक्रीजिंग। तो ये आपका फंक्शन यदि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, और इसमें अगर ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है आपको कि कहीं से स्टार्ट हुआ है इस तरीके से, ऐसा कुछ आ रहा है, मतलब कहीं पे बढ़ रहा है, कहीं पे घट रहा है, कहीं पे बढ़ रहा है, कहीं पे घट रहा है, किसी इंटरवल में बढ़ रहा है तो किसी इंटरवल में फिर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप का जो ग्राफ होता है इसको हम लोग नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग के नाम से जानते हैं। तो ये क्लियर हो गया बेटा, ये क्लियर हो गया। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि जब आपका ग्राफ बढ़े फिर स्टेबल हो करके बढ़ रहा है, स्टेबल हो जाए फिर बढ़े, फिर स्टेबल हो जाए फिर बढ़े, मतलब उसमें कभी डिक्रीज नहीं होता है लेकिन रुक रुक करके बढ़ता है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में यदि वो बढ़ना शुरू हुआ तो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, रुक नहीं रहा कहीं, तो इसको हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे। डिक्रीजिंग यदि वो डाउन हो रहा है तो डाउन ही होते आ रहा है, डाउन होते आ रहा है, सॉरी डाउन हो रहा है फिर रुक रहा है, फिर डाउन हो रहा है फिर रुक रहा है, तो इस तरीके के फंक्शन को हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, बट इसमें कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होता है कि जब डाउन फॉल होता है तो बिल्कुल गिरते ही जाता है, हमेशा डाउन हो रहा है, तो इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहते हैं। और यहाँ पे किसी इंटरवल में इंक्रीज होता है, किसी इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है, तो इसको नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया बेटा ये आप लोगों को, ये बात क्लियर हो गई क्या? ठीक है, अब इस पे हम लोगों को एक थ्योरम है, थ्योरम क्या है मतलब उसमें थ्योरी में हम लोग कैसे बताएंगे, थियोरेटिकली कैसे बताएंगे कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है बेटा, तो उसको पहले देखिए आप लोग।
हाँ बेटा, देखिए इसमें एक थ्योरम दे रखी है, उस थ्योरम से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लेट आई बी ओपन इंटरवल, एक थ्योरम है इससे रिलेटेड। लेट आई बी एन ओपन इंटरवल contained in the domain of real valued function. ये देखिए क्या है ये? गलती नहीं गिरा व्हाट इज दैट? क्या होगा? हाँ बेटा देखिए, लेट आई बी एन ओपन इंटरवल कंटेंट इन द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन real valued function f, then f is said to be in f, then f is said to be said to be। देखो बेटा, अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि कब हम लोग इसको इंक्रीजिंग और कब इसको डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। तो फर्स्ट देखिए बेटा, फर्स्ट इसमें ये बता रहा है कि आई एक ओपन इंटरवल है जिसमें उसका जो डोमेन है रियल नंबर्स को कंटेन करता है, और उस सिचुएशन में एफ जो फंक्शन है उस फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग ऑन आई, देन increasing on I if x1 is less than x2, x1 is less than x2 and I if f of x1 is less than f of x2, sorry f of x1 is less than or equal to f of x2। अगर ऐसा होता है, पेपर लेके आओ तो पिछाना है, पेपर लेके आना, अभी नहीं मारना। Increasing on I if x1 is less than x2 in I if f of x1 is less than or equal to f of x2। ये बेटा देखो, ये x1 और x2 बिलोंग करना चाहिए किससे, दिए गए इंटरवल से। अगर दिए गए इंटरवल से x1 और x2 बिलोंग करता है और यदि x1 की वैल्यू x2 से छोटी होती है तो उस सिचुएशन में यदि f of x1 f of x2 से छोटी होगी तो हम कहेंगे कि वह दिया गया फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू y, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू I, ये ऐसा होगा, ठीक है। दूसरा
strictly increasing on I if x1 is less than x2 in I if f of x1 is less than f of x2 मीन्स इसमें क्या होगा, ये इक्वल टू नहीं आएगा। एफ ऑफ x1 की वैल्यू यदि एफ ऑफ x2 से छोटी होती है तो उस सिचुएशन में ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होकर आएगा फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू y। थर्ड, decreasing on I if x1 is less than x2 in I if f of x1 is greater than or equal to f of x2 for all x1 x2 belongs to y। ऐसा है। एंड फोर्थ में हम लोग देखेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग on I if x1 is less than x2। यहाँ पे बेटा if की जगह पे आप इम्प्लाई दैट लगा लेना, यहाँ पे इम्प्लाई दैट in I imply that f of x1 is greater than f of x2 for all x1 x2 belongs to I। ठीक है बेटा, तो ये चार कंडीशन आपके सामने हैं। पहली कंडीशन है इंक्रीजिंग की, यदि x1 x2 से छोटा है और x1 x2 कहाँ से बिलोंग करता है, तो ये उस डोमेन में है जो रियल वैल्यूड फंक्शंस होंगे। अगर x1 x2 से छोटा है उस इंटरवल से बिलोंग करता है, और f ऑफ x1 यदि f ऑफ x2 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा तो यह फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। वैसे ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तब होगा जब x1 इज लेस देन x2 इम्प्लाई दैट f ऑफ x1 इज ओनली लेस देन f ऑफ x2 नॉट इक्वल टू। तो इस सिचुएशन में दिया गया फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। डिक्रीजिंग फंक्शन x1 is less than x2 in I if f of x1 is greater than or equal to f of x2 for all x1 x2 belongs to y। एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में x1 is less than x2 होना चाहिए और इसका जो फंक्शन होगा f of x1 is greater than or equal to f of x2, तो उस सिचुएशन में यह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। तो ये चार आपके सामने ये क्राइटेरिया दी गई है और इन्हीं की हेल्प से हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा दिया गया फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या ओनली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या ओनली डिक्रीजिंग है। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया क्या, ये समझ में आ गया? अगर इस तरीके से क्लियर नहीं हो रहा होगा तो अभी एक क्वेश्चन ले रहे हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा जो हमारी एक्सरसाइज का स्टार्टिंग के क्वेश्चन है। तो वो जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ से तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है बेटा, तो अब आगे इसमें जो डेरिवेटिव की हेल्प से है मैं वो नहीं ले रहा हूँ क्वेश्चन, सॉरी उसका बेसिक अभी नहीं बता रहा हूँ। अब मैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग करेंगे और उसके लिए अलग से बेसिक और फिर अलग से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, जयेश? हाँ बेटा। हाँ, ये दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ भी लेस देन है, यहाँ भी लेस देन, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू भी है और यहाँ पे सिर्फ लेस देन है। ये देखो साइन, देखो साइन, अरे सिर्फ लेस देन आएगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सिर्फ लेस देन आया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हमें तो लेस देन, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में एकदम क्लियरिटी दिखेगी।
क्वेश्चन में क्लियर दिखेगा कि वह सिर्फ छोटा है, वह छोटा है। अभी क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। हाँ, अभी कुछ भी नहीं करा हूँ, कुछ भी नहीं करा मैंने, कुछ भी नहीं करा, छुआ तक नहीं उसको मैं। वो खुद रोड़ा तो पेपर पानी में दिखे तो रोड़ा, मैंने नहीं किया कुछ भी। हाँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। देख ले बच्चे, देख ले, सब तेज वजह से हो रहा है, पानी तो नहीं रहा, दूध हो रहा है, डांट दूध हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें दे रखा है सो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। इसमें दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, is strictly increasing on R। R का मतलब रियल नंबर है। हाँ जय समीर, देखो बेटा ये पहले यहाँ बता दिया गया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो यहाँ से हमें चेक करके बताना है बेटा, यहाँ से चेक करके बताना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन R पे। ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17, इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे हम लोग कर सकते हैं। मान लेते हैं कि लेट x1 इज लेस देन x2, लेट x1 इज लेस देन x2, क्योंकि ऑलरेडी आपने चारों में देखा कि x1 और x2 कहाँ से हैं, तो x1 जो है x2 से छोटा है एंड x1 x2 बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग कर रहा था बेटा, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू कहाँ से, R से, जो इंटरवल दिया गया है उससे बिलोंग कर रहा था। तो x1 x2 बिलोंग्स टू R, तो x1 इज लेस देन x2। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर मैं 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, तो ये हो जाएगा 3x1 इज लेस देन 3x2, ऐसा बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। 3 से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। अब दोनों तरफ मैं 17 को प्लस कर देता हूँ, तो 17 को प्लस करें तो क्या बन जाएगा, 3x1 प्लस 17 लेस देन 3x2 प्लस 17। ये क्लियर हो रहा है बेटा जय समीर, ये क्लियर हो रहा है क्या? अभी हम लोगों ने जो बेसिक देखा था उसमें मैंने 4 चीजें बताया था। पहली चीज क्या बताया था, इंक्रीजिंग बताया था, दूसरे में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताया था, तीसरे में डिक्रीजिंग बताया था और चौथे में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताया था। उन चारों सिचुएशन में मैंने यही कंडीशन बताया था कि हर सिचुएशन में x1 जो है x2 से छोटा होगा, x1 जो है x2 से छोटा होगा। अब यहाँ पे देखो बेटा, आप लोग यहाँ पे देखो ग्राफ में देखो, अभी क्लियर हो जाएगा। मान लो कि हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17। ये बता रहे हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होगा बेटा, कि ये बढ़ रहा है तो बढ़ते ही जा रहा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ हम लोगों ने ऐसे ही देखा था। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस पे x ले रहा हूँ और इस पे एफ ऑफ एक्स ले रहा हूँ, तो x1 x2 x3 क्या है, इस पे जो नंबर थे वो x1 x2 x3। जैसे मान लीजिए कि x1 है और ये x2 है, ध्यान दो बेटा, यहाँ पे ये x1 है और ये x2 है। तो x1 पे अगर मैं एफ ऑफ एक्स की बात करूं
तो ये वाला जो पॉइंट होगा वह एफ ऑफ x1 डिनोट करेगा क्या, बोलो बेटा, ये एफ ऑफ x1 को डिनोट करेगा क्या x1 पे। देखो इसमें अगर x1 रखते हो तो 3x1 + 17 बन जाएगा, और x2 तो x2 यहाँ पे आ गया। देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि x1 > x2। देखो बेटा ये x1 है और ये x2 है, मतलब ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस को x1 हम बोल रहे हैं, ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस को मैं x2 बोल रहा हूँ। तो x1 > x2 ये क्लियर है बेटा, बोलो ये क्लियर हो रहा है क्या जय समीर। ओके, अब x2 को ऊपर लेके जाओ बेटा, तो एफ ऑफ x2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका एफ ऑफ x2 क्या ये मिल रहा है क्या बेटा, बोलो यहाँ पे एफ ऑफ x2 मिल रहा है क्या, ठीक है। अब बता दो बेटा कि इसमें एफ ऑफ x2 ज्यादा है कि एफ ऑफ x1 ज्यादा है। एफ ऑफ x2 ज्यादा है, मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया बेटा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया। यहाँ पे समझ में आ गया क्या, यहाँ पे एफ ऑफ x1 छोटा हो गया, एफ ऑफ x2 बड़ा हो गया। तो वही चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ कि यदि x1 x2 से छोटा है और एफ ऑफ x1 यदि एफ ऑफ x2 से छोटा आ जाए तो इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखो मैंने कैसे करा इसको। पहले हमने सपोज किया कि ये x1 > x2, यहाँ से यही चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ कि x1 > x2 हमें इस पूरे फंक्शन को इसके जैसा बनाना है। इंस्पायर्ड में कहाँ से हो रहा हूँ कि हमें क्या क्या करना है। अभी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 17 को प्लस कर दिया, तो आप पूछ सकते हो कि कहाँ से आप कर रहे हो, ठीक है। तो देखिए मैं कहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि x में 3 का मल्टीप्लाई है, तो मैंने दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 17 प्लस किया गया है, तो मैंने दोनों तरफ 17 प्लस कर दिया गया। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर 3x + 17 को मैं एफ ऑफ x लिख सकता हूँ, तो 3x1 + 17 को क्या एफ ऑफ x1 लिखा जा सकता है क्या, बोलो बेटा जल्दी से। इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या, हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। आप यहाँ पे x1 एक सीधा पे x1 लिख के देखो, देखो यही मिलेगा। यहाँ पे 3x1 + 17 = एफ ऑफ x1 यही आ जाएगा। लेस देन, अब यार इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, बता दो जल्दी से। ये 3x2 + 17 को क्या लिख सकते हो, गुड, एफ ऑफ x2 लिख सकते हैं इसको। आप देखो x के प्लस पे x2 रख के देखो, ये एफ ऑफ x2 में बदल जाएगा। अब ये बता दो बेटा, अब ये किसका कंडीशन मिला, समीर जयेश, अब ये किसका कंडीशन मिला, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, किसका किसी कंडीशन मिली है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देयरफॉर गिवन फंक्शन एफ ऑफ x विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बस बेटा ये क्वेश्चन आपका डन हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका डन हो गया, कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। कुछ डाउट है इस, हाँ नहीं, लेस देन कभी नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे ये कंडीशन हाँ, इंक्रीजिंग में लेस देन भी होगा, इक्वल टू भी हो सकता है, लेस देन भी होगा, इक्वल टू, दोनों साथ में भी हो सकता है, दोनों साथ में हो सकता है। मतलब ये है कि नहीं है दोनों साथ में, तो फिर ये होगा इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अगर दोनों साथ में है तो सिर्फ इंक्रीजिंग होगा। अभी मैं ग्राफ के थ्रू आपको क्लियरिफाई करता हूँ, अभी ग्राफ के थ्रू। इसका मतलब ये है कि x1 और x2 पे एफ ऑफ x की वैल्यू सेम आ जाए। समझ में आ रहा है क्या बेटा, समझ बात आ रही है क्या, x1 और x2 पे दोनों की वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वह इंक्रीजिंग है। क्लियर हो गया, चलिए
चलिए एक डाउट पहले क्लियर करिए आपकी, सॉरी इंक्रीजिंग में सेम होता है, कैसे सेम होगा ध्यान दो बेटा इधर। जैसे मान लीजिए कि कोई y इक्वल टू एफ ऑफ कोई फंक्शन है और यह जो है इंक्रीजिंग है, जैसे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है बेटा, बोलो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए कैसे बराबर हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ कि ये x1 की वैल्यू है और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये x2 है, तो भाई ये तो क्लियर दिख रहा है ना कि x1 x2, क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये x1 है और यहाँ से यहाँ तक x2 है, क्लियर दिख रहा है बेटा? ये तो क्लियर दिख रहा है ना कि x1 x2, ठीक है। अब बता दो बेटा कि x1 पे एफ ऑफ एक्स क्या है, बोलो जल्दी से। x1 पे क्या एफ ऑफ एक्स यही है क्या, बोलो ये एफ ऑफ x1 यही है क्या? गुड। और x2 पे भी क्या है, सेम है। समझ में आ गई बात? ये बात समझ में आ गई क्या? मतलब दोनों पे ही एफ ऑफ x2 और एफ ऑफ x1 दोनों बराबर हैं, जबकि x1 x2 है। मीन्स यहाँ पे हो गया कि x1 आर इक्वल टू x2, सॉरी एफ ऑफ x1 आर इक्वल टू एफ ऑफ x2। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर 2x is strictly increasing on r, is strictly increasing on r। ये भी रियल नंबर पे ये क्या फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो सेम वैसे ही सपोज करेंगे बेटा, लेट x1 x2, सब में यही फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r, ठीक है बेटा? ये तो बात समझ में आ रही है? ओके। देयरफॉर अब देखो बेटा, x में हैं, हाँ क्लियर है बेटा? क्लियर है? ओके। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई, सॉरी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 2x इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, सो दैट, इसको हमें शो करके बताना है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x क्या है, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है बेटा? यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि लेट x1 x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू दिस रियल नंबर, ठीक है बेटा? अब यहाँ पे क्या होगा, देखो x में किस नंबर का इंटू है बेटा, बोलो x में किस नंबर का इंटू है, 2 का, है ना? तो 2 हाँ क्लियर है बेटा? चलिए
तो यहाँ पे देखिए x1 लेस देन x2 और ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू R। यहाँ पे देखो बेटा x2 में x में किस नंबर का इंटू है, बोलो x में किस नंबर का इंटू, 2 का है ना, तो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो 2x1 लेस देन 2x2। ठीक है बेटा, क्लियर है, क्लियर है, 2x1 लेस देन 2x2। ओके, अब देखो बेटा, अब हमें इसके जैसा बनाना है, मतलब मैं क्या करूँ कि 2x1 और 2x2 को दोनों तरफ e की पावर बना देता हूँ। मैं इसको भी e की पावर बना देता हूँ, इसको भी e की पावर बना देता हूँ। मैथमेटिक्स में सेम ऑपरेशन इक्वल टू के बोथ साइड हम लोग कर सकते हैं, दोनों तरफ प्लस कर सकते हैं सेम क्वांटिटी का, दोनों तरफ माइनस कर सकते हैं, इंटू कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। वैसे ही दोनों तरफ लॉग भी ले सकते हैं, वैसे ही दोनों तरफ हम लोग एक्सपोनेंट भी ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर e की पावर 2x1 लेस देन e की पावर 2x2, ऐसा लिखा जा सकता है बेटा, ऐसा लिखा जा सकता है ना, दोनों तरफ e की पावर बना दिया मैंने। देयरफॉर अब बता दो बेटा ये क्या बन चुका है, ये क्या बन चुका है, अगर e की पावर 2x इक्वल टू एफ ऑफ x है तो e की पावर 2x1 को क्या एफ ऑफ x1 लिखा जा सकता है क्या, बोलो बेटा जल्दी, लिखा जा सकता है इसको लेस देन, और इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या एफ ऑफ x2 लिख सकते हैं समीर? हेलो समीर, हाँ, तो ये क्या हो गया, देयरफॉर एफ ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है ना बेटा, समीर जैस सही है ना, ये आंसर हो गया, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अभी इससे भी सिंपल हम लोग को और लगेगा जब इसका डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे, मतलब जब इसमें डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके, डेरिवेटिव का यूज करके जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ेंगे तो और मजा आएगा उसमें। ठीक है बेटा, तो ये हम लोगों ने 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे हम लोगों को डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ना होगा, तो डेरिवेटिव टेस्ट के लिए अब मैं सोच रहा था कि कल की क्लास करेंगे, अपन डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, एक्चुअली एग्जाम में ये बहुत कम पूछा जाता है, ना के बराबर पूछा जाता है, हमें डेरिवेटिव वाला ही पढ़ना है। ठीक है बेटा, हाउ टू फाइंड strictly increasing or strictly decreasing or increasing decreasing with the by the help of derivative। ठीक है बेटा, हेलो, हाँ, अच्छा समीर जैस, अपन